हेलो गाइस, मैं मोहम्मद फ़राद अली। अब आपको जानकारी दूंगा मलेशिया के वर्क परमिट के बारे में। वहाँ का वर्क वीज़ा जो मिलता है, वहाँ कोई वीज़ा नहीं लगता मेरे भाई। सब टूरिस्ट वीज़ा से मलेशिया में एंट्री कराई जाती है। 15 दिन का और 30 दिन का वीज़ा दिया जाता है ताकि आप यहाँ से एंट्री कर जाओ, जिसमें यहाँ से आप चलोगे तो आपका एजेंट आपको बोलेगा आपका ये वीज़ा हो गया, ये टिकट हो गई, ये रिटर्न टिकट हो गई और ये होटल बुकिंग हो गई आपकी। अब आप उसको जो है ना लेके चलोगे यहाँ से, तो वो बोलेगा कि कम से कम 1000 रिंगिट आपकी जेब में कैश होना चाहिए या इंडिया के 25 से 30 हज़ार रुपये आपके पास होने चाहिए। पहले 20,000 रुपये से भी काम चल जाता था इंडियन करेंसी में। तो अब वो बोलते हैं कि 1500 रिंगिट आपके पास होना चाहिए या 1000 रिंगिट समथिंग। फिर वो आपको एयरपोर्ट पे बुलाएंगे, फ़्लाइट में करा देंगे यहाँ से। जैसे तैसे आप करके बैठ जाओगे। दिल्ली से, बेंगलोर से, जयपुर से और जो तुम्हारा चेन्नई और कलकत्ता से फ़्लाइट होती है। बंदा जो है हरियाणा का रहने वाला है, अमृतसर का रहने वाला है, यूपी का रहने वाला है, तो उसकी फ़्लाइट ये दिल्ली से क्यों नहीं कराते? उसे मद्रास और चेन्नई या बेंगलोर क्यों भेजते हैं या कलकत्ते क्यों भेजते हैं? भाई हमें तो करीबी या पास हमारे जो नज़दीक एयरपोर्ट लगेगा वो दिल्ली लगेगा, तो मैं चेन्नई क्यों भेज रहा है? क्योंकि वहाँ से फ़्लाइट की टिकट सस्ती पड़ती है इनको। यहाँ से टिकट पड़ेगी इन्हें 12 से 15 हज़ार रुपये की, और मद्रास से या भुवनेश्वर से या कलकत्ता से टिकट पड़ेगी इन्हें 5 से 6 हज़ार रुपये की। तो वहाँ भी ये अपनी गोटी सीधी करते हैं एजेंट लोग। फिर वहाँ जाने के बाद आप जब एयरपोर्ट पे उतरोगे सुबह में उतरोगे, फ़्लाइट है सुबह पहुँचती है या फिर पहुँचेगी 11 साढ़े 11 बजे मॉर्निंग में, ठीक है। फिर ये आपको बोलेंगे नहीं रुक जाओ, अभी प्लेन से निकलोगे आप बाहर, आपको कॉल करेंगे फ़ौरन के अभी रुक जाओ, सिम ले लो और बात करो, या पहले सेटिंग करके भेजेंगे आपको कि आप हवाई जहाज़ से बाहर निकलोगे, सिम लेते ही हमसे बात करना, या एयरटेल की सिम या आपको यहाँ से रोमिंग फ्री करा के भेजेंगे। अब वहाँ जो है ना चलती है काउंटर सेटिंग, जो कि इरफान खान की फ़िल्म के अंदर दिखाया गया है, इंग्लिश मीडियम। ठीक है, उसमें काउंटर सेटिंग दिखाई गई है, सेम वही चलती है कि 32 नंबर काउंटर पे चले जाओ, B2 पे चले जाओ, A3 पे चले जाओ। ये वहाँ इमिग्रेशन की सेटिंग होती है बंदों को निकालने के लिए। अब ठहठप बंदा अंगूठा टेक बेचारा गाँव का, जिसने भैंसें चुगाई हैं या खेती करी है, उसे इंग्लिश बोलनी आती नहीं, वो जो है ना फिर भाई वो काउंटर सेटिंग से ही बाहर निकलता है। बिना काउंटर सेटिंग के वो निकल नहीं पाता। अब 10 बंदे यहाँ से इन्होंने जैसे तैसे करके चढ़ा तो दिए हवाई जहाज़ में, और पहली बार बंदा बैठा गांव का बेचारा, जो कभी हवाई जहाज़ में नहीं बैठा था, वो तो बड़ा खुश हो गया बैठते के साथ ही। उसे ये नहीं पता कि अपने माँ बाप का तो मकान गिरवी रखा रहा पीछे। और वो बेचारा वहाँ जो है ना, वो अगर है कोई समझदार बंदा, उनमें 4 बंदों का ग्रुप हो, 2 बंदों का या 6 बंदों का या 10 बंदों का, कोई 1-2 समझदार भी होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सारे बेचारे बेवकूफ़ होते हैं। तो 1-2 समझदार होते हैं, उससे एजेंट बात करता है, फिर उसको समझाता है कि तुम B2 काउंटर पे चले जाओ या C3 पे चले जाओ, A2 पे चले जाओ। ये कोड वर्ड होते हैं, काउंटरों के ऊपर नंबर प्लेट लगी हुई होती है। B2, B3, A3, A1 अल्फ़ाबेट के साथ में नंबरिंग नंबर होता है 1, 2, 3 के हिसाब से। तो जिस ऑफिसर से उनकी सेटिंग होती है ना, वो ऑफिसर उनको पहले ही बता देता है कि मैं B3 पे मिलूँगा या B4 पे मिलूँगा, आपके बंदे वहाँ नहीं चाहिए। अगर आप वहाँ चले गए तो वो ऑफिसर आपके फिंगर लेगा, आपके पासपोर्ट पर स्टैंप लगाएगा, आपको क्लियर कर देगा। अब आप एयरपोर्ट के बाहर चले जाओगे, आपका एजेंट जो भी आपको रिसीव करने आया है वो आपको लेने आ जाएगा, या वो आपके लिए टैक्सी बुक कर देगा एयरपोर्ट के बाहर। वो आपको बता देगा मेरी गाड़ी खड़ी है एयरपोर्ट के बाहर, निकलो, ये नंबर की गाड़ी है और इस पर बैठ के आ जाओ। वो मेरे भाई उसकी गाड़ी गुड़ी कुछ नहीं होती, वो टैक्सी बुक होती है। ग्रैब एक सॉफ्टवेयर चलता है, जैसे यहाँ हमारे ओला उबर कैब चलती है इंडिया में, इस तरह वहाँ ग्रैब चलती है। तो ग्रैब पे जो है ना वो सब ऑनलाइन देखता है, टैक्सी नंबर वगैरह वो बता देता है कि मेरे बंदे आ रहे हैं, उनको लेकर आ जाओ। तो वो टैक्सी वाला आपको बिठाएगा और लेके चला जाएगा। अब आ जाओ दूसरा स्टेप। अगर आप किसी वजह से काउंटर सेटिंग में फ़ेल हो जाते हो, काउंटर तक नहीं पहुंच पाते, तो फिर आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ले जाएगा ऑफिस के अंदर, ऑफिस में ले जाएगा। तो फिर अब आपका एजेंट अगर वहाँ पर 2 से 3 घंटे के अंदर कुछ सेटिंग बिठा लेता है तो भी वो पैसे भर के आपको वापस निकाल लेगा, वरना तो आप हो जाओगे डिपोर्ट। अगर आपको कोई नहीं पूछता या आपका पासपोर्ट वो फ़ौरन ले लेंगे और मोबाइल ले लेंगे आपका। पहले आपका पासपोर्ट लेंगे, 1-2 घंटे के बाद आपका मोबाइल भी ले लेंगे। फिर आपको वहाँ एक, जैसे हमारे यहाँ पुलिस चौकी होती है ना हिंदुस्तान में, पुलिस चौकी थाना, उसके अंदर जो मुजरिम पकड़ के ले जाते हैं ना गली मोहल्ले के, जब कोई झगड़ा हो जाता है तो उसमें बंद कर देते। इस तरह इमिग्रेशन ऑफिस में जो है ना एक लॉकअप बना हुआ होता है, तो उसमें डाल देते हैं वो इमिग्रेशन वाले। पासपोर्ट तुम्हारा जमा कर लेंगे, मोबाइल जमा कर लेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इमिग्रेशन वाले जो तुम्हारे पास कैश पेमेंट है वो भी ले लेते हैं, कभी कभी, सब नहीं लेते, ठीक है। कभी कभी लड़कों से वो पेमेंट भी ले लिया जाता है, कभी कभी ही खाना खिलाते हैं वो, वरना अधिकतर 90% लड़के भूखे रहते हैं। अब वो 24 घंटे में आपको डिपोर्ट करेंगे या 48 घंटे में या 72 घंटे में,
3 दिन का उनका टाइम होता है। अगर आपके पास रिटर्न टिकट है कंफर्म तो वो भेज देंगे आपको 24 घंटे के अंदर ही वापस, जिस एयरपोर्ट से आप गए हो वहीं पर। ठीक है, दिल्ली से उड़े हो, कलकत्ता से या मद्रास से। और अगर आपके पास आपके एजेंट ने जो है ना फेक टिकट दी है या ओरिजिनल दी थी, आपके वहाँ पहुँचती उनने वो टिकट कैंसिल कर दी है, तो फिर आपको वो टिकट के पैसे लेंगे ही लेंगे या आपसे टिकट मंगाएंगे। तब आपको वो इंडिया वापस भेजेंगे NTL की स्टैंप मारकर पासपोर्ट के लास्ट पेज पर। ये है असली हकीकत मलेशिया तक पहुंचने की, एयरपोर्ट तक की। अब उसके बाद आप पहुंचोगे एयरपोर्ट के बाहर। एयरपोर्ट के बाहर पहुंचोगे, बंदे को आपने जिस बंदे ने बुलाया है वो आपको रिसीव कर लेगा। वो जो है ना 1 या 2 दिन के बाद या तो हैंड टू हैंड बोलेगा या अगले दिन बोलेगा आपसे कि भाई साहब अपना पासपोर्ट दे दो, आपका जो है ना वर्क परमिट लगना है। वो पेपर बन जाएंगे आपके, आप यहाँ वो काम करने का वीज़ा लगेगा आपका, जिसे सऊदी में बोलते हैं अकामा, वहाँ बोलते हैं वर्क परमिट, उसको बोलते हैं अकामा। अकामा मान लो या वर्क परमिट मान लो, बात एक ही है। अब वो जो है ना नकली वर्क परमिट होते हैं, टोटल 101% मैं गारंटी दूँ, किसी का नहीं ओरिजिनल। तुक्के से 100 में से 1 का लग गया ना, प्लांटेशन का लग गया तो लग गया, वरना तो भाई 99% वो फ्रॉड होता है। 100 रिंगिट के प्रिंटिंग चलती है, इतनी एडिटिंग चलती है मलेशिया के अंदर। दूसरे मुल्कों के लोग हैं वो वहाँ एडिटिंग करके फेक वर्क परमिट बनाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। उसमें हमारे इंडिया के भी लोग मुलव्विस हैं और बाहर के लोग भी मुलव्विस हैं उसमें, और दूसरी कंट्रियों के, सभी कंट्रियों के, ठीक है। तो जिसका जैसे ढर्रा चल रहा है ना, देसी भाषा में जिसका जैसे ढर्रा चल रहा है वो ढर्रा चल रहा है, ठीक है। तो वो जो है ना 6000 रिंगिट 5000 रिंगिट में तुम्हारा वर्क परमिट लगाएंगे। वो यहाँ नहीं बताएंगे तुम्हें इंडिया में, वहाँ जाके बताएंगे कि आपका जो है ना वर्क परमिट लगेगा भाई, और तुम्हारा परमानेंट हो जाओगे आप यहाँ पे, और ये फिर हर 10 साल तक लगता रहेगा। वो 1 साल का भी लीगल नहीं होता मेरे भाई। वो जो है ना 5000 रिंगिट लेगा कोई तुमसे, कोई 6000 रिंगिट, कोई 7000 रिंगिट। तो इस तरह वो जो है ना आपको फंसा देंगे, तुम्हारा पासपोर्ट ले लेंगे बहाने से, फिर तुम्हारा पासपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल है। वो पासपोर्ट नहीं देते एजेंट लोग। अब नया नया बंदा होता है, उसे कुछ नहीं पता। अब उसे तो ये भी नहीं पता बेचारे को कि क्या किया जाए। अब वो वहाँ मजबूर हो गया, अब वो जैसा बोलेगा वो वैसा करेगा। इंग्लिश बोलनी आती नहीं, गाँव के बंदे थे बेचारे, पहली बार गए, फंस गए कंपनी में। अब वो अपने हिसाब से जो है ना काम पे लगाते हैं, अपने हिसाब से वो जहाँ वर्किंग में भेजेंगे वहाँ उसका कमीशन तय होगा। अगर आगे से 100 रिंगिट मिल रहे हैं तो वो 60 रिंगिट सैलरी देगा या 70, 20-30 रिंगिट वो खाते हैं कन्फर्म। अब भाई आदमी जो है ना लग जाता है वहाँ पर, तो अब वो उसका परमिट लगा देते स्टिकर, 100 रिंगिट में, 150 रिंगिट में, 200 रिंगिट में फेक स्टिकर मिलता है, तो वो पासपोर्ट पे लगा देंगे आपके, और आप उस वर्क परमिट को लेके खुश हो जाओगे कि हम तो लीगल हो गए मलेशिया के अंदर। पुलिस वाले मलेशिया के देखेंगे तो उसमें वो कुछ नहीं कर सकते, वो देखेंगे आपको छोड़ देंगे। बाकी इमरजेंसी, भगवान ना करे, खुदा ना करे तुम्हारे घर पे किसी की डेथ हो जाए, किसी के माँ बाप मर जाए, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी दुर्घटना घट जाए, इमरजेंसी में घर आना पड़ जाए, तो आप मलेशिया से इंडिया वापस नहीं आ सकते, क्योंकि आपका वर्क परमिट जो है वो अवैध है, 2 नंबर है। अगर आप आने की कोशिश करोगे तो आपको धर लिया जाएगा, देसी भाषा में धर लिया जाएगा एयरपोर्ट पे ही, और आप जाओगे जेल, और 6 महीने रह आओगे इमिग्रेशन के अंदर, और आपको टकला करके गंजा करके इमिग्रेशन फिर एयरपोर्ट पे छोड़ेगी, टिकट मंगाएगी तुम्हारे घर वालों से, ठीक है। तो मेरे भाई ये वीज़ा का इतना बड़ा फ्रॉड है, कोई वीज़ा लीगल नहीं लगता वहाँ पर। हमारा खुद का पासपोर्ट ले लिया था, इरफान नाम का एजेंट था, एक इरफान गुज्जर, मैं उसका नाम ले रहा हूँ जानबूझ के। उसने कम से कम 4000 इंडियन लड़के फंसाए हुए थे, ठीक है। इरफान गुज्जर करके, उसका फ़ोटो भी मैं डालूंगा वीडियो में, इसमें उसका फ़ोटो भी दिखाऊंगा कितना बड़ा फ्रॉड है। वो बोलता है मैंने मलेशिया में शादी करी हुई है, ठीक। ठीक है, तो ऐसे वहाँ पता नहीं कितने हैं एजेंट, ठीक है। तो इन लोगों से बच के रहो। कोई वीज़ा नहीं लगता मलेशिया के अंदर, टूरिस्ट वीज़ा से आपको बुलाया जाता है। हमारा पासपोर्ट उसने नहीं दिया, हम उसके बहुत सिर हुए, पैसे भी दे रहे थे, उसने पासपोर्ट नहीं दिया। फिर मैंने दूसरा पासपोर्ट बनवाया, दूसरा पासपोर्ट बनवाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी, और इंडिया के मेरे कम से कम 36,000 रुपये खर्चे आ गए थे, 2200 रिंगिट के लगभग, ठीक है। तो मेरे भाई वहाँ कोई वीज़ा नहीं लगता, वीज़ा नहीं लगता। वीज़ा की सही जानकारी मेरे से आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, मेरे से बात कर सकते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी के 6 साल मलेशिया में निकाले हैं, और इन चोरों को अच्छी तरीके से मैं जान गया हूँ, जो वहाँ बैठ के अब अपने घर भेजते ना 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 2 लाख रुपये महीना, और माँ कहती है इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी मेरा पुत्र तो है ना बहुत पैसे कमा रहा है, वो तो सेट हो गया, उसकी लाइफ सेट हो गई। लाइफ सेट नहीं हो गई, वो लोगों के गर्दन काट के बेच रहा है, वहाँ पे गुर्दे बेच रहा है वो,
किसी के अरमानों को ठेस पहुँचा के जो है ना वो खून निचोड़ के वो तुम्हारे घर भेज रहा है और अपनी माँ बहनों की शादी कर रहा है। वो जो वहाँ से भेजता है ना 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख मलेशिया से बैठ के, तो समझो वो तुम्हारा लड़का जो है ना गरीब लोगों का खून चूस के और उससे जो है ना अपनी बहनों की शादी कर रहा है इंडिया में, या अपना मकान बना रहा है। तो ये हकीकत है, मेरी बातें कड़वी हैं। सैलरी मान लेते, पूरी सैलरी नहीं देते ये लोग जो ठेकेदारी कर रहे हैं वहाँ पर। सभी कंट्रियों के लोग हैं इसमें, इंडिया के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, सूडान के भी हैं, मलेशिया के भी हैं, इंडोनेशिया के भी हैं। ये जो है ना ठेकेदारी सिस्टम कर रहे हैं, लड़कों को फंसा रखा है वहाँ पर। 6-6 महीने काम कराने के बाद भी सैलरी नहीं देते, सैलरी मान लेते हैं सबकी सैलरी लेके, क्योंकि ठेकेदार वो है, कंपनी सैलरी उनको देती है, और वो सारी सैलरी लेके भेज देते हैं अपने घर। और माँ कहती है मेरे लौंडे ने जो है ना मोहल्ले में बैठ के कि मेरे लड़के ने 2 लाख रुपए भेजे इस महीने। वो 2 लाख रुपए गरीबों का खून चूस के भेजे हैं तुम्हारे लड़के ने। मैडम जी, अम्मा जी, तुम्हारा लड़का गरीबों का खून चूस रहा है, पासपोर्ट नहीं देता, ब्लैकमेल करता है। और हमारे इंडिया के लड़के इतने सीधे बेचारे गाँव के, उनको एम्बेसी नहीं पता एम्बेसी क्या होती है, एम्बेसी से कैसे हेल्प ली जाती है। ठीक है ना, कोई उनको बताने वाला। अब घर वाले गाँव में परेशान, जी हमारा लड़का फंस गया जी विदेश में जाके। अब कोई हमदर्द बेचारा मिल गया वहाँ पे, अच्छा तो तुम्हारी हेल्प कर सकता है, वरना तो आप फंस के रह जाओगे। ठीक है, अगली वीडियो में मैं बताऊंगा एम्बेसी क्या होती है, एम्बेसी से कैसे जानकारी ली जाती है, और तुम एम्बेसी तक कैसे पहुंच सकते हो। अगर कोई फंसा हुआ है मलेशिया के अंदर, उसके पास पासपोर्ट नहीं है, या एजेंट ने पासपोर्ट छीन लिया है, या वो दे नहीं रहा है, या तुम्हारा पासपोर्ट खो गया है, या जल गया है, या तुम्हारा बैग चोरी हो गया, कुल मिला के तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है, आप वहाँ इलीगल हो, आपके पास वीज़ा भी नहीं है, तो मैं उससे निकलने का रास्ता आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आपको कैसे पासपोर्ट बनवाना है, कैसे अपना वहाँ से निकलने का रास्ता बनाना है, आपको एम्बेसी से कैसे हेल्प लेनी है, और एम्बेसी क्या होती है। एम्बेसी की भी जानकारी नहीं है हमारे इंडिया के लड़कों को, एम्बेसी क्या होती है। इंडियन एम्बेसी या पाकिस्तान एम्बेसी या मलेशिया एम्बेसी या तुर्की से एम्बेसी, हर कंट्री का एक ऑफिस होता है विदेश मंत्रालय का, जो कि हेल्प करता है अपने मुल्क के लोगों के लिए। तो वो हमारे यहाँ के लोग ऐसे अनपढ़ हैं बेचारे, बहुत सीधे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता कि एम्बेसी क्या होती है। तो उसके बारे में मैं अगली वीडियो में जानकारी दूँगा। आपका भाई मोहम्मद फराद अली। ओके बाय।